ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक ड्राइवरलेस कार तेजी से पीछे की ओर आई और वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि हादसे से ठीक पहले कार गैराज के अंदर खड़ी थी। जबकि बुजुर्ग दंपति एक दूसरे का हाथ थामे सड़क किनारे चल रहे थे। इस दौरान रास्ता पूरी तरह सुनसान था, लेकिन जैसे ही दोनों एक सफेद गेट के सामने पहुंचे, तभी एक सफेद कार उस गेट को तोड़ते हुए उल्टी दिशा में तेजी से आई और बुजुर्ग दंपति पर चढ़ गई। गेट तोड़कर दोनों को टक्कर मारने के साथ ही कार रुक गई। इसके बाद लोहे के गेट के नीचे दबी महिला वहां से बाहर निकली और गेट को उठाकर कार के नीचे फंसे अपने पति को बचाने की कोशिश करने लगी। हादसा होते देख वहां मौजूद एक आदमी भी दौड़कर वहां पहुंचा और महिला की मदद से लोहे के गेट को वहां से हटाकर किनारे कर दिया। महिला का पति अब भी कार के नीचे दबा हुआ था, जिसको बचाने के लिए दोनों ने कार को आगे की ओर धक्का देना शुरू किया। इस बीच वहां कई लोग जुट गए और सबने मिलकर कार को आगे किया। कार के पिछले पहिए के नीचे दबे बुजुर्ग काफी देर तक वहीं बेहोश पड़े रहे। हालांकि इस हादसे में पति पत्नी को गंभीर चोटें नहीं आईं। ड्राइवरलेस कार अपने आप पीछे की ओर कैसे आई, इसकी जांच की जा रही है। सौभाग्य की बात यह कि ड्राइवरलेस कार से होने वाला शायद अपनी तरह का ये पहला हादसा है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह हादसा कार में आई किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ या कार के मालिक की लापरवाही की वजह से। मुंबई से लंदन जा रहा एयर इंडिया के विमान में एक विदेशी महिला ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि बिजनेस क्लास में सफर कर रही आयरलैंड की इस महिला ने तय सीमा से ज्यादा शराब देने की मांग की। लेकिन नियमों का हवाला देखकर जब प्लेन के क्रू ने शराब देने से इनकार कर दिया तो महिला अपनी सीट से उठी और एक महिला क्रू मेंबर से भिड़ गई। International criminal lawyer and a barrister. Calm down, no touching. You will be historic court. So don't think about it. Treat you. शराब के लिए हंगामा कर रही विदेशी महिला को कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में सुविधाएं न देने का आरोप लगाने लगी। But you can't give a glass of wine. Is that correct? So Air India and also boycott movement. विदेशी महिला ने खुद को क्रिमिनल लॉयर बताया और अपने ओहदे का हवाला देते हुए खूब हंगामा किया। An international criminal lawyer for the Palestinian people. You think I'm scared? You threaten me with bullets? बताया गया कि आयरलैंड की इस महिला को बाकी यात्रियों के साथ नियम के हिसाब से शराब परोसी गई थी, लेकिन दावा है कि वो और शराब की मांग करने लगी, जिसे देने से क्रू मेंबर ने मना कर दिया। विमान में स्टाफ से बदसलूकी की यह घटना 10 नवंबर की है और महिला की इस हरकत पर एयर इंडिया की ओर से कोई कंप्लेंट सामने नहीं आई। लेकिन प्लेन में विदेशी महिला के हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे एक क्रू मेंबर ने ही शूट किया। Give me a bottle of wine and game over. Otherwise, we arrive again. प्लेन में शूट किए गए वीडियो में दिखा कि विदेशी महिला ने काफी देर तक शराब के लिए हंगामा किया। इस दौरान बाकी यात्री अपनी सीट पर बैठे तमाशबीन बने रहे। हंगामा करने का कोई फायदा नहीं हुआ तो महिला वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। इसके बाद लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर प्लेन के लैंड करते ही क्रू मेंबर ने महिला की शिकायत सिक्योरिटी स्टाफ से की, जिसके बाद आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया। सौभाग्य की बात है कि नियम कायदे लोगों की सहूलियत के लिए ही बनाए जाते हैं। क्रू मेंबर नियमों के हिसाब से ही यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करते हैं। ज्यादा शराब की मांग पर इस तरह का हंगामा और गाली गलौज हैरान करने वाला है। पंजाब के पठानकोट में कुछ संदिग्ध लोगों ने हथियार दिखाकर एक गाड़ी छीन ली और वहां से फरार हो गए, जिसकी खबर मिलने के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई। लूटी गई कार के ड्राइवर ने पंजाब पुलिस को बताया कि 4 लोगों ने जम्मू के टैक्सी स्टैंड से उसकी टोयोटा इनोवा कार किराए पर ली थी और चारों उस गाड़ी में सवार होकर जम्मू से अमृतसर की तरफ रवाना हो गए। ड्राइवर ने बताया कि पंजाब की सीमा में पहुंचते ही संदिग्धों ने गाड़ी रुकवा दी और हथियार के बल पर ड्राइवर को जबरन गाड़ी से बाहर उतार दिया। दावा किया जा रहा है कि ड्राइवर को उतारने के बाद चारों संदिग्ध गाड़ी लेकर पठानकोट की ओर भाग गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को धमकी दी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को पोस्टर लगाकर धमकी दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम ने हवाला कारोबार को लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर समेत कुछ जगहों पर छापा मारकर 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। झारखंड के साहिबगंज में गोलगप्पे खाने के दौरान हुए विवाद में चाकू लगने से एक लड़के की मौत के बाद परिवार वालों ने पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया। वेस्टइंडीज में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम गुरुवार को आयरलैंड से भिड़ेगी। मुंबई में एक प्रमोशन की शूटिंग के दौरान महेंद्र सिंह धोनी के कबड्डी खेलने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉन हेस्टिंग्स ने फेफड़ों से खून बहने की बीमारी की वजह से अब T20 समेत क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। अंतरिक्ष में भारत ने एक और बड़ी उड़ान भरी। इसरो ने अब तक के अपने सबसे भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, जिसकी मदद से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में देश ज्यादा आत्मनिर्भर होगा। जिसके लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। सैटेलाइट लॉन्च को देखने के लिए पहुंचे लोग कैमरे और मोबाइल लेकर तैयार थे। तय वक्त पर GSAT-29 पेड़ों के पीछे से निकलकर आसमान की ओर बढ़ता हुआ दिखा। आग छोड़ता हुआ सैटेलाइट तेजी से अंतरिक्ष की ओर बढ़ता गया तो इसरो के वैज्ञानिक कंट्रोल रूम में बैठकर सैटेलाइट के लॉन्च पर नजर रख रहे थे। बड़े बड़े मॉनिटर पर सैटेलाइट की चाल को ट्रैक किया जा रहा था। हर पड़ाव पार करने पर वैज्ञानिक एक दूसरे को बधाई देने लगते। लॉन्च के करीब 16 मिनट बाद सैटेलाइट अपने लॉन्च व्हीकल से अलग हो गया। ये सैटेलाइट की कामयाबी थी, जिसके बाद इसरो चीफ ने अपनी पूरी टीम को बधाई दी। सबसे भारी सैटेलाइट GSAT-29 कई मायनों में खास होने का दावा किया जा रहा है। कम्युनिकेशन पेलोड एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पेलोड एज वेल एज द हाई रेजोल्यूशन जियो कैमरा। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस कामयाबी पर इसरो को बधाई दी, क्योंकि 2018 में यह इसरो का 5वां और आखिरी लॉन्च था। GSAT-29 एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी एक ऐसा सैटेलाइट जो धरती के पास अपनी कक्षा में घूमेगा। दावा किया जा रहा है कि यह सैटेलाइट अगले 10 साल तक काम करता रहेगा। इस सैटेलाइट से देश के दूर दराज के इलाकों में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा देश के इन हिस्सों में कम्युनिकेशन के लिए देश की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। सबसे अहम बात यह है कि सैटेलाइट में बेहद हाई क्वालिटी कैमरा है, जिसके जरिए देश के इन दोनों संवेदनशील हिस्सों पर नजर रखने में भी मदद मिलेगी। इसरो के लिए ये बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि न केवल ये सैटेलाइट बल्कि इसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाला लॉन्च व्हीकल भी पूरी तरह भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। सौभाग्य की एक बात यह कि भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक बड़ी कामयाबी है। अगले साल जनवरी में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से पहले हुई इस लॉन्चिंग से इसरो और उसके वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ेगा। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इस सुनवाई के दौरान एयरफोर्स के अधिकारियों को भी सवाल जवाब के लिए बुलाया गया, जिनसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने राफेल विमान से जुड़े कई अहम सवाल किए। लेकिन इससे पहले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से सवाल किया कि क्या वहां कोई वायुसेना का अधिकारी मौजूद है, जिस पर के वेणुगोपाल ने अदालत में रक्षा सचिव की मौजूदगी के बारे में बताया, जिस पर जजों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वो इस मामले में एयरफोर्स के अधिकारी से पूछताछ करना चाहेंगे। कोर्ट के इस आदेश पर एयरफोर्स की तरफ से उप वायुसेना प्रमुख अनिल खोसला समेत 4 अधिकारी अदालत के सामने पेश हुए, जिनसे कोर्ट ने एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले विमानों के बारे में पूछा, जिस पर अनिल खोसला ने जवाब दिया कि फिलहाल एयरफोर्स 2 तरह के विमानों का इस्तेमाल कर रही है और ये दोनों HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही बनाए हैं। 1985 और 2013 के बीच विमानों की कोई नई खरीद नहीं हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा सचिव से भी राफेल डील को लेकर कई सवाल किए, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत के सामने सरकार का पक्ष रखा, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि करगिल युद्ध में जवान मारे गए थे, अगर तब राफेल विमान देश के पास होते तो उन जवानों को बचा सकते थे। जिस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि करगिल युद्ध तो 1999 में हुआ था, जबकि राफेल 2014 में आया। कोर्ट की इस टिप्पणी पर अटॉर्नी जनरल ने हंसते हुए जवाब दिया कि उन्होंने कल्पना के आधार पर यह बात कही। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के वकील ने दलील दी कि केंद्र सरकार कोर्ट में राफेल विमान की कीमत नहीं बता रही, जबकि इसकी कीमत की जानकारी सरकार 2 बार संसद में दे चुकी है। ऐसे में सरकार का ये कहना कि लड़ाकू विमान की कीमत की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। वहीं कोर्ट के बाहर भी राफेल डील पर सियासी घमासान जारी रहा। राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी दसॉ के CEO एरिक ट्रैपियर की सफाई के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया। यही वजह रही कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कैंपेन में जुटे कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के भाषणों में भी राफेल डील का मुद्दा छाया रहा। उन्होंने राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ और अनिल अंबानी की कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को पीएम की मेहरबानी बताया। भाइयों और बहनों, 30,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी की जेब में डाला है। राफेल डील के बहाने पीएम पर राहुल के तीखे हमले के बाद दिल्ली में मौजूद उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने इस रक्षा सौदे को भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुए समझौते के तौर पर मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने पहले अनाउंस कर दी और प्रोसीजर्स बाद में किए। इवन इफ इट वर टू गवर्नमेंट, तो आइदर वे दे कांट एस्केप लायबिलिटी। कांग्रेस ने राफेल डील में करप्शन का आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से अपना स्टैंड लोगों के सामने रखने की मांग की।
राफेल डील पर मचे सियासी घमासान में कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी फिर कूद पड़ी, जो इन लड़ाकू विमानों की कीमत सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। और उसके नेताओं ने एक बार फिर राफेल बनाने वाली कंपनी दसौं और अनिल अंबानी की कंपनी के बीच हुए इस रक्षा समझौते को घोटाला करार दे दिया। देश के सामने पूरा सच आएगा, ये राफेल के महाघोटाले से बच नहीं सकते। राफेल विमानों की खरीद के बहाने मोदी गवर्नमेंट को घेरने का सिलसिला सिर्फ आम आदमी पार्टी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी भी सामने आई। उसके नेताओं ने तो फ्रेंच कंपनी दसौं के सीईओ एरिक ट्रैपियर पर ही चुटकी ले ली। दसौं के सीईओ की ऐसे चर्चा हो रही है जैसे कि हरिश्चंद्र के बाद हरिश्चंद्र के पर्यायवाची बन गया है। कुछ इसी अंदाज में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेताओं के भी बोल सुनाई दिए। मतलब जो धंधा कर रहे हैं वही सच बोलते हैं। मैं डिसॉल्ट कंपनी के सीईओ को राधा हरिश्चंद्र नहीं मानता। एनसीपी ने कांग्रेस की तरह ही राफेल डील की जांच जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करवाने की मांग रख दी। यही नहीं, एनसीपी ने मोदी सरकार पर फ्रांस के साथ हो रहे रक्षा सौदे से जुड़ी अहम जानकारियों को छुपाने का भी आरोप लगाया। इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के लगातार हो रहे हमले के बाद बीजेपी ने भी सामने आने में देर नहीं लगाई। हालांकि मोदी गवर्नमेंट के बचाव की कवायद में जुटे उसके नेताओं ने भाषा की मर्यादा ही लांघ दी। ऐसा है कि जो आरोप लगाने वाले हैं वो अनपढ़ हैं, उनको पता नहीं है कि क्या चीज है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं। राफेल डील पर मचे हो हल्ले के बीच बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू ने भी गठबंधन धर्म निभाने की कोशिश की, लेकिन इस कवायद में उसके नेताओं ने राजीव गांधी की गवर्नमेंट के दौरान स्वीडन से हुई बोफोर्स डील को भी घोटाला मानने से इनकार कर दिया। इस तरह के आरोप बोफोर्स तोप सौदे में भी लगे थे, लेकिन हम लोग उसमें भी कुछ नहीं तय कर पाए। ऐसे ही राफेल डील का हाल हो। जेडीयू ने बीजेपी विरोधी दलों के पास मुद्दों की कमी होने का भी दावा किया। सौबात की बात है कि राफेल डील में पहली बार एयरफोर्स के अधिकारियों से पूछताछ हुई। जाहिर है कोर्ट इस मामले में किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। जरूरी है कि इस मामले में सभी याचिकाकर्ता अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। नेताओं को भी इस मामले में बेवजह की बयानबाजी से बचना चाहिए। श्रीलंका की संसद में हाल में पीएम बनाए गए महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, जिससे राष्ट्रपति को 24 घंटे में दूसरा बड़ा झटका लगा। अपने चहेते राजपक्षे को कमजोर देखकर उन्होंने संसद भंग कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को पलट दिया। और रही से कसर पार्लियामेंट में पूरी हो गई जब अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस हो रही थी और बाहर पीएम महिंदा राजपक्षे के सपोर्टर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पार्लियामेंट में अचानक पीएम बनाए गए राजपक्षे के खिलाफ ऑपोजिशन एकजुट हो गया था। ऑपोजिशन के अनुरा दिशानायके ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया। बहस के दौरान खूब हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से हाउस की कार्यवाही को बीच में स्थगित भी करना पड़ा। हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वॉइस वोट से हुआ फैसला महिंदा राजपक्षे के खिलाफ आया, लेकिन उनके बेटे ने अपने पिता के विरोधी रनिल विक्रमसिंघे को मेजॉरिटी साबित करने का चैलेंज भी दे दिया। So let Honorable Ranil Wickremesinghe talk to his party and go for 113 and go and hand over the letter. प्रेसिडेंट मैत्रीपाल सिरिसेना ने रनिल विक्रमसिंघे की सरकार को ही बर्खास्त कर महिंदा राजपक्षे की गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लाख कोशिशों के बावजूद महिंदा राजपक्षे की कुर्सी नहीं बचा सके, जबकि उनके फैसले की वजह से ही श्रीलंका में अचानक बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 26 अक्टूबर को राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने रनिल विक्रमसिंघे की सरकार बर्खास्त कर दी। उन्होंने महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी, लेकिन राजपक्षे के पास बहुमत न देखकर उन्होंने संसद भंग कर जनवरी में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। हालांकि राष्ट्रपति को मंगलवार को बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के उनके फैसले को बदल दिया। इसके बाद संसद में उनके चहेते राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पास हो गया। अब राष्ट्रपति सिरिसेना के पास दो ही विकल्प हैं। पहला कि वो रनिल विक्रमसिंघे को दोबारा सरकार बनाने का न्योता दें, दूसरा वो विक्रमसिंघे सरकार की बर्खास्तगी पर 7 दिसंबर को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। सौभाग्य की एक बात यह कि श्रीलंका में एकजुट विपक्ष और न्यायपालिका ने मिलकर लोकतंत्र को बचा लिया। ये भारत के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि महिंदा राजपक्षे चीन के समर्थक माने जाते हैं। उनके आने से श्रीलंका में चीन की पकड़ मजबूत होती। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को राहत मिल गई। सीबीआई विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर रोक 28 नवंबर तक बढ़ा दी। चुनाव आयोग की शिकायत के बाद उसके नाम से चल रहे कई ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश के सतना में पानी नहीं आने से नाराज गांव वालों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। मजबूरी है। राजस्थान चुनाव के बीच भीलवाड़ा में पुलिस ने करीब 90 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करने का दावा किया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचार करने रायगढ़ पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हेलीकॉप्टर में फ्यूल न होने की वजह से सभा खत्म होने के बावजूद करीब 1 घंटे तक वहीं इंतजार करना पड़ा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में गृह मंत्री की ओर से बनाई गई एसआईटी की जांच के बाद 2 लोगों को दोषी करार दे दिया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में करवा चौथ पर एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति और उसकी महिला दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। थोक महंगाई दर सितंबर के 5.13% से बढ़कर अक्टूबर में 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तर 5.28% पर पहुंच गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में घिरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उनकी 2 सहयोगियों के खिलाफ एनआईए ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सियाचिन बेस हॉस्पिटल में भर्ती एक ब्रेन डेड जवान के हार्ट को दिल्ली में सेना के एक अस्पताल में भर्ती दूसरे जवान में सफल ट्रांसप्लांट कर दिया गया। तमिलनाडु के चेन्नई में एआईएडीएमके मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीसी सर्किट कोर्ट में खाली हुए एक जज के पद के लिए भारतीय मूल की नेओमी राव को नामांकित किया। लंदन में सना मोहम्मद नाम की भारतीय मूल की एक गर्भवती महिला की उसके पूर्व पति ने तीर मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद डॉक्टरों ने इमरजेंसी सर्जरी करके उसके बच्चे को बचा लिया। प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में राहत के बादल आखिरकार बरस ही गए। बुधवार को दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद प्रदूषण का स्तर पिछले दिनों के मुकाबले घट गया। क्योंकि काफी इंतजार के बाद दिल्ली में बादल बरस ही गए और मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी कुछ हद तक सही साबित हो गई। बारिश होने की वजह से पोल्यूशन का स्तर भी थोड़ा घट गया और लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली के कई इलाकों में उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई, जिसका असर पोल्यूशन पर साफ दिखाई दिया। इस थोड़ी देर की बारिश से दिल्ली का AQI पिछले एक हफ्ते में पहली बार 350 से कम 319 रिकॉर्ड किया गया। यही नहीं, कई इलाकों में तो ये 200 से भी नीचे पहुंच गया और विजिबिलिटी भी पहले से बेहतर हो गई। इस वक्त हम अक्षरधाम पर खड़े हैं। अमूमन यहाँ पर पिछले 10-15 दिनों से जो विजिबिलिटी है वो काफी कम थी। आज आप देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर साफ तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो स्मोग है वो कम हो गया है। बारिश से राहत जरूर मिली, लेकिन ये राहत इतनी नहीं थी कि दिल्ली पर छाया पोल्यूशन का संकट टल गया हो। दिल्ली के जहांगीरपुरी, नरेला, पंजाबी बाग, आनंद विहार और द्वारका समेत कई इलाकों में हालात खराब ही रहे, जिसको लेकर प्रदूषण से निपटने में जुटी एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या बन गया है कि इंसान ही नहीं, पक्षियों को भी इससे तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से वो दिल्ली की जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहे। चांदनी चौक के चैरिटी बर्ड्स हॉस्पिटल में दिवाली के बाद से अब तक 350 पक्षियों को इलाज के लिए लाया जा चुका है और ये संख्या हर रोज बढ़ रही है। ज्यादातर पक्षियों को पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम होती है, उनकी आंखों में जलन हो रही है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और यहाँ करीबन 350 ऐसे पक्षी हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की हवा यानी प्रदूषण की वजह से प्रॉब्लम हुई है। हॉस्पिटल में जिन पक्षियों का इलाज चल रहा है उनमें ज्यादातर को सांस की तकलीफ है, जबकि पोल्यूशन की वजह से कई पक्षियों को आंखों में भी जलन हो रही है। दिवाली की वजह से पोल्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इनकी आँखों में तकलीफ हो रही है, इनकी आँख से पानी आ रहा है और लंबी लंबी सांसें लेने में भी तकलीफ हो रही है इनको, तो डेली हम लोग इसको दवाई दे रहे हैं। हालांकि इनमें कई पक्षी ऐसे भी हैं जो दिवाली के मौके पर पटाखे चलाए जाने की वजह से घायल हो गए थे। सौभाग्य की बात है कि पिछले कई दिन से प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वालों के लिए बारिश थोड़ी राहत लेकर आई। हालांकि कई इलाकों में प्रदूषण की हालत वैसी ही रही, पक्षियों को भी प्रदूषण का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर अड़े सचिन पायलट ने आखिरकार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने का रास्ता साफ हो गया। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट न खुद चुनाव लड़ना चाहते थे और न अशोक गहलोत को चुनाव लड़ने देना चाहते थे, और इसी वजह से अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से दखल देने की मांग की, जिसके बाद सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी। राहुल गांधी जी के आदेश के बाद और अशोक गहलोत जी के निवेदन के बाद मैं भी चुनाव विधानसभा का लड़ूंगा, गहलोत साहब भी लड़ेंगे और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। सचिन पायलट के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अशोक गहलोत ने उनके फैसले पर खुशी जताई। सब न्यूज एक साथ क्यों बनवाते हो? आज आपको न्यूज मिल गई, चुनाव लड़ेंगे, शाम को न्यूज मिलेगी, कल मिलेगी, जब अविनाश पांडे जी चाहेंगे कि लिस्ट निकली होगी तब मालूम पड़ेगा कहाँ से लड़ रहे हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सचिन पायलट कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सचिन पायलट ने इससे पहले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है और उनका पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने पर रहा है।
हालांकि माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जंग और तेज हो सकती है। खबरों के हिसाब से अशोक गहलोत जो जोधपुर की सरदारपुरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े थे, लेकिन सचिन पायलट चाहते थे कि वो और अशोक गहलोत दोनों सिर्फ चुनाव प्रचार करें और चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी के विधायक सीएम को चुनें, जिसके बाद किसी एमएलए की सीट खाली करवाकर सीएम बनने वाले नेता को वहां से चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के इस फॉर्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस बीच राजस्थान की बायतू विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने नामांकन भरा। हालांकि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस ने अब तक राज्य में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची तक जारी नहीं की। फिर भी उसके सचिव और बाड़मेर से सांसद रहे हरीश चौधरी अपने परिजनों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने बाड़मेर जिले की बायतू सीट से पर्चा भर दिया। कुछ यही अंदाज राजस्थान कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी का भी दिखा, जिन्होंने कुछ समर्थकों की मौजूदगी में गुड़ामालानी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। बिना पार्टी का टिकट मिले कांग्रेस नेताओं के नामांकन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभ मुहूर्त का हवाला दिया। कई बार क्या होता है, मुहूर्त में लोग विश्वास करते हैं, मुहूर्त में विश्वास करते हैं, समझने का प्रयास करें प्लीज। तो हो सकता है कोई मुहूर्त ऐसा निकल गया हो उनके दिमाग के अंदर, इसलिए एंटीसिपेशन में फॉर्म भर दिया। सूत्रों के मुताबिक हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी को टिकट मिलना तय है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगने में हो रही देरी ने बीजेपी को उस पर चुटकी लेने का मौका थमा दिया। मुझे लगता है कि टिकटों का मामला दावेदारी में उलझा है या दावेदारी की हिस्सेदारी में उलझा है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस में गुटबाजी के हावी होने का भी दावा कर दिया। सौभाग्य की बात है कि सचिन पायलट के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई और तेज हो सकती है। पहले भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान की खबरें आती रही हैं। उधर बिना टिकट मिले ही कांग्रेस नेता नामांकन करके टिकट बंटवारे से पहले पार्टी पर दबाव बना रहा है। नॉर्वे की एक खतरनाक घाटी में जेट इंजन लगे पंख पहनकर 3 लोगों ने करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरी। इस मौके पर इंटरनेट पर उनकी रोमांचक उड़ान पर बनी एक फिल्म का ट्रेलर भी जारी किया गया, जिसमें जेटमैन के नाम से मशहूर ईव्स रॉसी को जेट इंजन वाले विंग पहनकर नॉर्वे की एक खतरनाक घाटी में छलांग लगाते हुए दिखाया गया। थोड़ी देर में उनकी रोमांचक उड़ान में उनके 2 और साथी भी शामिल हो गए, जिन्होंने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। इसके बाद तीनों नॉर्वे की खतरनाक घाटी में करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ने लगे। इस रोमांचक फ्लाइट के मौके पर जेटमैन पर बनी एक फिल्म का ट्रेलर भी जारी किया गया। फिल्म में जेटमैन ईव्स रॉसी की कई और रोमांचक उड़ानों को भी दिखाया गया। फिल्म में यह भी दिखाया गया कि रॉसी और उनके साथी ऐसे खतरनाक स्टंट को करने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं और सुरक्षा के कैसे इंतजाम करते हैं। सवाल की बात है कि जेट इंजन वाले पंख यानी जेट पैक की मदद से उड़ने की शुरुआत जेटमैन के नाम से मशहूर ईव्स रॉसी नहीं की थी। ऐसा जेटपैक गहरे रिसर्च के बाद बनाया गया, जिस पर फिल्म बनाने का एक मकसद उसे रोमांच के शौकीन लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना है। गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने दावा किया कि विनय शाह नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी हजारों लोगों को 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाकर विदेश भाग गए। ये मामला तब सामने आया जब धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों ने पुलिस में शिकायत की, जिनमें अहमदाबाद पुलिस के एडीजीपी का भी नाम शामिल होने का दावा है। आरोप है कि विनय शाह और उसकी पत्नी ने एडीजीपी को भी ठग लिया और अपने ऑफिस और घर पर ताला लगाकर विदेश फरार हो गए। ये जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, वो आरोपी विनय शाह के दफ्तर के बाहर जुट गए, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला। आरोप लगा कि विनय शाह ने घर बैठे लोगों को पैसा कमाने का लालच दिया था और उनसे मोटी रकम वसूली थी। दावा है कि उसने देश भर के कुल 80,000 लोगों को ठगा और करीब 260 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके वो अपनी पत्नी के साथ रफूचक्कर हो गया। जिस तरह से ये बातचीत करता था, बातचीत का, रहन सहन का और ऑफिस का स्टाइल देख के कोई भी आदमी धोखा खा सकता है, तो मैं भी धोखा खा गया। इनकी तरह कई और भी लोग सामने आए जिन्होंने विनय शाह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। विनय शाह के ऑफिस के बाहर जुटे इन लोगों ने वहां काम करने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। दावा किया गया कि मामला सामने आने के बाद आरोपी विनय शाह के ऑफिस और घर में काम करने वाले कर्मचारी भी गायब हो गए, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। अहमदाबाद पुलिस ने जांच में आरोपी विनय शाह और उसकी पत्नी के कई वीडियो सामने आने का भी दावा किया, और ये वीडियो उन्हीं सेमिनार के बताए गए जो आरोपी और उसकी पत्नी ने कराए थे। आरोप है कि इस तरह के सेमिनार करके विनय शाह ने लोगों को अपने साथ जोड़ा और कंपनी में निवेश करने के लिए उन्हें राजी किया। यही नहीं, और लोगों को साथ जोड़ने के लिए आरोपी ने कई वीडियो भी बनवाए, जिनकी पुलिस अब जांच कर रही है।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिताए गए आपके कुछ साल, 5, 7, 8, 10 साल, आपको 60, 65 की एज के बाद भी लगातार इनकम दे रहे होंगे। पुलिस के मुताबिक जो लोग ठगी का शिकार हुए वो इसलिए भी आरोपी पर शक नहीं कर पाए क्योंकि शुरुआत में उन्हें पैसे और पुरस्कार देकर और लालच दिया गया। कंपनी में जो भी लोग पैसा भरेंगे उनको ऑनलाइन यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। इस तरह से काफ़ी लोगों का जो पैसा है उसने लिया है। जिस वेबसाइट पर ठगी का शिकार हुए लोगों को साथ जोड़ा गया था, पुलिस ने उसकी जांच भी तेज कर दी। यही नहीं, पुलिस ने इस वेबसाइट के जरिए ठगी का शिकार हुए लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाने का दावा किया, जिनमें कई नेताओं के भी नाम होने का शक जताया गया, जिन्हें आरोपियों ने ठगी का शिकार बनाया। पुलिस के मुताबिक इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए आरोपी और उसकी पत्नी ने बड़ी ही चालाकी से काम किया। दावा है कि पहले उन्होंने एक फर्जी कंपनी बनाई जिसके साथ लोगों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए ऐसे विज्ञापन फैलाए गए जिनमें बेरोजगार लोगों और घरेलू महिलाओं को निशाना बनाया गया। दावा है कि जब लोग इस कंपनी के साथ जुड़ने लगे तो उनसे 2000 से 25,000 रुपए तक लिए गए और ये रकम हर 6 महीने में ली गई और बदले में इस रकम का 4 गुना 20 महीने में लौटाने का वादा किया गया। जो लोग ठगी का शिकार हुए उन्होंने बताया कि उन्हें दिन में केवल 6 विज्ञापन देखने होते थे जिसके बदले में उन्हें पैसे दिए जाते थे। इन विज्ञापनों को देखने के लिए एक खास तरह की वेबसाइट भी बनाई गई थी जिसकी वजह से लोग आरोपियों के झांसे में आ गए। बात की एक बात यह कि लालच देकर लोगों को ठगने का यह पहला मामला नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे कई मामले सामने आने के बाद भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। 260 करोड़ की रकम मामूली नहीं है। जरूरी है कि पुलिस इस पूरी साजिश का जल्द पर्दाफाश करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस से बातचीत की और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर हमला बोला। उन्होंने माइक पेंस को बताया कि दुनिया में आतंकवादी हमले कहीं भी हों, लेकिन उनका रिश्ता और उनकी जड़ें एक ही जगह पर जाकर खत्म होती हैं। साफ तौर पर उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के चुनाव में आतंकवादियों की भागीदारी पर भी चिंता जताई। प्रधानमंत्री मोदी आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर की 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं। उन्होंने पेंस के राज्य इंडियाना का नाम लेते हुए उन्हें इंडियाना यानी इंडिया आना कहकर बहुत ही दिलचस्प अंदाज में भारत आने का न्योता भी दिया। The Prime Minister, while thanking him for these words, also reminded him that in one way or another, all the traces and all the leads in global terror attacks ultimately lead to a single source, to a single place of origin. 4G नेटवर्क पर स्पीड के मामले में जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के हवाले से जियो ने दावा किया है कि अक्टूबर महीने में जियो के नेटवर्क पर इंटरनेट की औसत स्पीड 22 मेगाबाइट पर सेकंड से भी ज्यादा रही, जबकि स्पीड के मामले में दूसरे नंबर पर रही एयरटेल की औसत स्पीड इस दौरान 10 Mbps तक भी नहीं पहुंच पाई। सितंबर में भी जियो 4G नेटवर्क पर इंटरनेट की स्पीड के मामले में पहले नंबर पर रहा। सितंबर में भी जियो के इंटरनेट की औसत स्पीड 20 Mbps से ज्यादा रही थी, तो भारतीय एयरटेल के नेटवर्क पर सितंबर में भी 4G इंटरनेट की औसत स्पीड 10 Mbps को नहीं छू पाई। संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू होगा। संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगा, जिसमें लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 8 बिलों पर चर्चा होगी। बेंगलुरु की एक अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी को जमानत दे दी। तेलंगाना के सीएम और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच पुलिस ने अब तक 21 करोड़ से ज्यादा का कैश और करीब 10 करोड़ रुपए की शराब बरामद करने का दावा किया। व्हाइट हाउस पर दिवाली कार्यक्रम के आयोजन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर बधाई देने को लेकर ट्रोल किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में दिवाली को बौद्ध, सिख और जैन समुदाय का त्योहार बता दिया था। हालांकि फिर उन्होंने अपनी गलती को ठीक कर लिया। पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार कंपनी की एक कर्मचारी के पति ने नोएडा की एक अदालत में डेटा चुराने से इनकार किया, लेकिन अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। स्विट्जरलैंड में 19 कैरेट के गुलाबी रंग के दुर्लभ हीरे को 3 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कीमत में नीलाम किया गया। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर अमेरिका में 2020 तक चीनी की ज्यादा मात्रा वाली खाने पीने की चीजों पर इसकी सूचना देने के लिए अलग से चेतावनी छापने की मांग तेज हो गई। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली एथलीट हिमा दास यूनिसेफ इंडिया की यूथ एम्बेसडर बनाई गई। वेस्ट इंडीज में खेले जा रहे महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। हरियाणा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल बंटवारे के रास्ते पर बढ़ती हुई दिखने लगी।
जब ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे और पार्टी के महासचिव अजय चौटाला को पार्टी से बाहर कर दिया गया, जिसकी घोषणा करने ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला मीडिया के सामने आए। छोटे बेटे अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि अजय चौटाला और उनके बेटे कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अजय सिंह जी की जुबान से या उनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य की जुबान से कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में कोई शब्द निकला है? छोटे भाई ने बड़े भाई पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया। ये उन हाथों में खेल रहे हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। बड़े भाई अजय चौटाला के दोनों बेटों को पार्टी से पहले ही बाहर किया जा चुका है, जिसके बाद हरियाणा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी में बंटवारे की अटकलें चल रही थी। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला पार्टी के महासचिव हैं, जिन्हें अब पार्टी से बाहर किया गया है। अजय चौटाला के बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला हरियाणा के हिसार से सांसद हैं, जिन्हें पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है। अजय चौटाला के छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला पार्टी की यूथ विंग इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें भी पार्टी से बाहर किया जा चुका है। परिवार का ये झगड़ा 7 अक्टूबर को गोहाना में हुई रैली से शुरू हुआ, जिसमें अभय चौटाला के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही नारेबाजी की। रैली में अभय चौटाला के खिलाफ नारेबाजी करवाने का आरोप अजय चौटाला के दोनों बेटों पर लगा और दावा किया गया कि पार्टी की आंतरिक जांच में दोनों को दोषी पाया गया। इसके बाद से ही दोनों खेमों में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी और 17 नवंबर को अजय चौटाला ने एक रैली करने का ऐलान किया था। और उसी 17 नवंबर की रैली में कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए अजय चौटाला पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। यमुनानगर में पार्टी के कार्यकर्ता अजय चौटाला का फूलों से स्वागत कर रहे थे। खूब नारेबाजी हो रही थी। अजय चौटाला की कोशिश है कि 17 नवंबर को रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाए। 17 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, 3 जिला के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, जो पदाधिकारीगण हैं वो वहां पर आए। लेकिन इस फैसले ने उन्हें भी हैरान कर दिया। मुझे ये तो बताएं कि मेरे पे चार्ज क्या है, क्यों किया गया है, ये तो वही बताएंगे। जिन्होंने ये फैसला लिया है वो लोग बताएंगे मेरे पे खिलाफ क्या चार्ज है। तो बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला ने भी बिना नाम लिए अभय चौटाला पर तीखे वार किए। दुखद दिन है एक लोकदली के लिए कि आज उन्हें ये दिन देखना पड़ा, मगर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस संगठन को हड़पना चाहते हैं। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला फिलहाल जेल में बंद है और दोनों बेटों की लड़ाई में पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। सौभाग्य की बात है कि लड़ाई ओम प्रकाश चौटाला के बाद परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने की है। दोनों भाइयों की इस जंग में पार्टी को ही नुकसान हो रहा है, जिसका सीधा असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। रूस में सिर्फ गाड़ियों के आने जाने के लिए बने पुल को 4 लोगों ने नकली बस की मदद से पैदल पार करने की कोशिश की। हालांकि उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि एक सुरक्षा कर्मी ने उन्हें रोक दिया। जब उसने देखा कि व्लादिवोस्तोक के मशहूर गोल्डन ब्रिज को कुछ लोगों ने नकली बस बनकर पार करने की कोशिश की। वो लोग बस के एक बड़े से कटआउट के बीच में खड़े होकर पुल को पार कर रहे थे। तभी एक सुरक्षा कर्मी ने उन्हें रोक दिया। उनके कहने पर नकली बस के बीच में चल रहे लोग वापस मुड़ गए। उनकी वजह से थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक भी रुक गया। उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि व्लादिवोस्तोक के मशहूर गोल्डन ब्रिज पर पैदल चलने की इजाजत नहीं है, जिसके खिलाफ वहाँ प्रदर्शन भी हो चुके हैं। इसीलिए 4 लोगों ने अनोखे ढंग से इस पाबंदी का विरोध किया।